अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर डिजिटल के साथ में हूँ डॉक्टर सानिया तारिक। नाजरीन, आज़ाद कश्मीर जनरल असम्बली 2026 के इंतखाबात का आखिरी मरहला जो पुंछ डिवीजन के इंतखाबात थे, जिसमें बाग के 3 और हवेली के 1 हल्के पर पोलिंग होनी थी, वो इख्तिताम पजीर हो चुका है। अब तक की जो सूरत हाल है उसमें गरबी बाग में एक बड़ा अपसेट देखने को मिला, जिस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। लेकिन अगर हम बात करें अल्ले 15 वस्ती बाग की, तो वहाँ पर जो रिज़ल्ट हैं वो कुछ वजूहत थी, जिनमें कुछ पोलिंग स्टेशन पर बाइकाट था, आवाम की जानिब से वोट कास्ट नहीं किए गए। तो वहाँ पर रीपोलिंग का कहा जा रहा है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, और 15 तारीख को शायद कुछ पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग होनी है। तो इस हवाले से बात करेंगे। आज वस्ती बाग से हमारे साथ मौजूद हैं कि यंग एडवोकेट राजा हंसला मसूद। उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ की ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, और आवाम ने जो सपोर्ट किया है अभी तक, हमें जो सिचुएशन नज़र आ रही है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़िया कमर जो हैं वो सबसे आगे हैं, 1400-1500 की लीड है उनके पास। तो क्या अगर दोबारा इंतखाबात होते हैं, रीपोलिंग होती है, जो नो पोलिंग स्टेशन हैं उन पर, तो क्या वो अपनी ये लीड बरकरार रख सकेंगे, या फिर कुछ और हमें देखने को मिलेगा, एक नया अपसेट होगा? सबसे पहले तो हंसला, आपको खुशामदीद प्रोग्राम में। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जिस तरह हमने बात की कि नो पोलिंग स्टेशंस पे रीपोलिंग होनी है और 15 की तारीख इलेक्शन कमीशन ने दी हुई है, तो क्या समझते हैं कि रीपोलिंग होगी, आवाम वोट कास्ट करेगी, या जो नताइज हमें 10 को नज़र आए वैसे ही नताइज होंगे दोबारा भी? इस दफ़ा चूँकि ये मेरा पहला इलेक्शन है जिसमें मैंने देखा है कि लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं था इलेक्शन की तरफ। टर्नआउट बहुत से एरिया में जहाँ पे कुछ पोलिंग स्टेशन पे 1 वोट कास्ट हुआ है, कहीं पे 10 हुए हैं, लोगों का इस दफ़ा इंटरेस्ट ही नहीं था। पोलिंग की रेशो जो है वो कम से कम 10%, 15% और 20% रही। तो इसमें ये लगता है कि कोई एक आध पोलिंग स्टेशन है जो मखदूम कोट का, वहाँ पे लगता है कि पोलिंग होगी। बाकियों पे उस तरह से लोगों में इंटरेस्ट नज़र नहीं आ रहा, और ना ही कोई इस तरह लग रहा है कि पोलिंग होगी। अभी ये उम्मीदवारों पे जो है उन पे मुतवक्को है कि वो कितनी मेहनत करते हैं, और उनकी मेहनत पे डिपेंड करता है सारा, कि जितनी जो मेहनत करेगा उसको उतना फल मिलेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। जो उम्मीदवार अगर कन्विंस कर सका कहीं ना कहीं अपने वोटर्स को, तो उसी को मिलेगा भी रिज़ल्ट उस चीज़ का। तो मुझे बताइएगा, मैं जिस तरह हम देख रहे हैं कि वहाँ पे कैंडिडेट्स जो थे, हमें 3-4 कैंडिडेट्स थे, और वो चारों के चारों स्ट्रॉन्ग थे, जिसमें हमें अगर एक तरफ नज़र आते हैं पीपल्स पार्टी के ज़िया कमर, जो पिछली गवर्नमेंट में मिनिस्टर थे। उसके बाद हमें तनवीर इलियास नज़र आते हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर थे, साबिक रह चुके हैं वज़ीर आज़म। उसके अलावा मुश्ताक मिनाज थे, जो खुद एक दफ़ा वज़ीर रह चुके हैं। और ये सारे लोग, और एक नया चेहरा हमें नज़र आया, ब्रिगेडियर खान। और हमें कहीं ना कहीं लग रहा था उनकी ग्राउंड की जो सिचुएशन थी और सब कुछ देख के, और उन्होंने खुद भी ये क्लेम किया कि वो वहाँ की जो सबसे बड़ी बरादरी है उसका वोट बैंक उनके पास है। लेकिन नताइज जो थे वो हमें काफ़ी मुख्तलिफ नज़र आए। ऐसी क्या वजूहत हो सकती हैं? चूँकि ब्रिगेडियर खान साहब जिस एरिए में उन्होंने मेहनत की है और जिस एरिए में उनकी बरादरी थी, वहाँ पर टर्न आउट 10 से 20% के दरम्यान में रहा। इस वजह से वो तकरीबन नारमा बरादरी के, और इसी तरह राय यासीन साहब की फैमिली है, खगा फैमिली से, उन्हें तकरीबन तमाम पोलिंग स्टेशन, अक्सरियती पोलिंग स्टेशन वो जीत गए। लेकिन टर्न आउट कम रहने की वजह से वो उस तरह वोट नहीं ले सके जिस तरह वो तवक्को कर रहे थे। आपने जिस तरह बात की ना राजा नसीम साहब की, और उनकी जो वाइफ हैं वो भी गुज़श्ता असेंबली का हिस्सा थी, मिनिस्टर भी रह चुकी हैं, तो उन्होंने खुद इंतखाबात में हिस्सा क्यों नहीं लिया? पहले तो चले वो एक रिज़र्व सीट पे आई और असेंबली का हिस्सा रहीं, तो इस दफ़ा उन्होंने खुद हिस्सा लेने के बजाय वो चली गई नून लीग की सपोर्ट में, और वहाँ पर भी इस तरह से उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल सकी। अवाम ने क्यों उनको इतनी बुरी तरह से रिजेक्ट किया? असल में अवाम में इस दफ़ा बिल्कुल ही दिलचस्पी नहीं थी। इस वजह से मोहतरमा ने भी कंपेन की है। जो मुश्ताक मिनाज साहब को जितने वोट मिले हैं वो मोहतरमा की वजह से मिले हैं, कि मुश्ताक मिनाज साहब कंपेन करने की पोजीशन में नहीं थे, ना मूव करने की पोजीशन में थे। जिसके बाद कहीं मोहतरमा आई हैं हल्के में वहाँ पे, और उनकी वजह से जो है मुश्ताक मिनाज साहब को ये वोट मिले। तो ग्राउंड रियलिटी वहाँ पे यही थी कि ब्रिगेडियर खान साहब आगे थे, आपने भी शुरू का रिज़ल्ट देखा, दूसरे पे ज़िया कमर साहब और मुश्ताक साहब तीसरे पे थे। बाद में फिर टर्न आउट जो ब्रिगेडियर साहब के एरिया का था वो सारा टर्न आउट 10 से 20% रहा, और जहाँ पे मुश्ताक साहब का एरिया था वहाँ पे 90% से अबव वहाँ पे टर्न आउट हो गया। और इसी तरह ज़ियाउल कमर साहब जो है उनके कुछ एरिए थे जहाँ पे वो टर्न आउट उनका जो है 90% प्लस हो गया, 90+% वहाँ पर टर्न आउट रहा, और इस वजह से जो है एकदम सूरत हाल वहाँ पर चेंज हो गई। हालांकि इब्तदाई आपने रिज़ल्ट देखा होगा, उसमें ब्रिगेडियर खान साहब काफ़ी आगे जा रहे थे। अच्छा हंसला, आपने बात की बरादरी और बाकी चीज़ों की, तो क्या बरादरीज़म का फैक्टर वहाँ पे इम्पॉर्टेंट होता है? इससे पहले इलेक्शंस में भी आपने देखा होगा और अभी भी आपने देखा, तो कितना मैटर करती है ये चीज़? इस दफ़ा क्योंकि लोग ज़्यादा उस तरह से बरादरी की तरफ नहीं थे, क्योंकि लोग इस दफ़ा इंटरेस्ट ही नहीं था बिल्कुल, क्योंकि लोगों का इस इलेक्शन पे उस तरह से एतमाद नहीं था। लोग यही तवक्को कर रहे थे कि ये इलेक्शन जो है एक फ़ेक सा इलेक्शन है, इस वजह से लोग पोलिंग स्टेशन की तरफ नहीं गए। और दूसरा, बरादरियों का वहाँ पे कंसेप्ट कुछ जो है पिछले 2-3 इलेक्शन से वहाँ पे था पहले, लेकिन कुछ पिछले इलेक्शन में चेंजिंग नज़र आई थी।
लेकिन इस वक्त भी आप देखें कि जो नारमा बरादरी के पोलिंग स्टेशन है वहाँ से ज़िया कमर साहब भी वोट ले रहे हैं, मुश्ताक मिन्हाज साहब भी ले रहे हैं और ब्रिगेडियर खान साहब भी ले रहे हैं। ठीक है। जबकि जो मुश्ताक मिन्हाज साहब का एरिया है वहाँ पे टर्न आउट जो है वो ज़्यादा रहा है और ज़्यादा अक्सरियती जो 5600 वोट हैं वो ले रहे हैं मुश्ताक मिन्हाज साहब और 23 वोट ज़िया साहब और 18 वोट जो है वो ब्रिगेडियर खान साहब ले रहे हैं। इसी तरह ज़िया कमर साहब का जो होम स्टेशन है वहाँ पे जी इसी तरह से 643 वोट जो है वो ज़ियाउल कमर साहब ले रहे हैं और बाकियों को किसी को 1 और किसी को 2 मिल रहा है। अच्छा, एक और चीज़ हंसा मुझे बताइएगा कि आवाम की दिलचस्पी ना होने का एक बड़ा फैक्टर ये भी हो सकता है कि आवाम के मसाइल हल नहीं होते। तो आप क्या समझते हैं कि उस इलाके में जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, जहाँ के इलेक्शंस की हम बात कर रहे हैं, हल्का अल्ले 15 बस्ती बाग, वहाँ के लोगों के मसाइल क्या हैं कि जिनका हल होना चाहिए था लेकिन वो हल नहीं हो रही है? कौन सी चीज़ें जिसकी वजह से आवाम को लग रहा है कि वो महरूम है और वो इस सिस्टम को वो नहीं करना चाह रहे? वहाँ पे असल में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ना होने के बराबर है। वहाँ पे एक मंगबजरी में एक एनिमल हॉस्पिटल है, वो 2006 से जो है अभी तक ज़ेर तामीर है, तो उसकी दीवारें नज़र आ रही हैं अभी तक। इसी तरह बाकी एरियाज़ में जो है रोड जो है बिल्कुल ना होने के बराबर है। बिल्कुल इस तरह लग रहा है जिस तरह पुराने दौर में गैलें होती थी जिससे मॉल में वशी जाता था, वैसे बाज़ एरिए लग रहे हैं। फिर पानी नहीं है, बहुत से एरिए में पानी नहीं है। इसी तरह 2006 में एक करनसीम का एक प्रोजेक्ट था वाटर सप्लाई का, ग्रेटर वाटर सप्लाई काफलगढ़ की, उस पर करोड़ों लग गए लेकिन वो अभी तक फंक्शनल नहीं हुई। और उसकी हालत ये है कि वो नापरा के साथ ये रफ़ीकाबाद पतराटा में है वो, और उसका जो है वो अभी तक फंक्शनल नहीं हो सकी और उसकी पाइपलाइन जो है वो बुरी तरह मुतासर है और कोई महकमा उस प्रोजेक्ट को हैंड ओवर नहीं करना चाह रहा। इस वजह से लोग, एक तो पानी जो है बिल्कुल लोग जो है इसकी वजह से पानी की शदीद कमी है वहाँ पे। हाँ, उस पूरे बेल्ट का ये मसला है कि वहाँ पानी की शदीद किल्लत है। तो उसके अलावा आप क्या समझते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी कि जिन्होंने अवाम को इतना मुतनफ़र किया कि उन्होंने एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को भी रिजेक्ट कर दिया अपने हल्के से, और उसके मुकाबले में उन्होंने एक ऐसे बंदे को सेलेक्ट किया जो 6 माह वज़ीर रहा और उस दौर में उन्होंने काम किया या नहीं किया, ये तो आप बेहतर बता सकते हैं। असल में लोग जो है इनसे मायूस हो चुके हैं सियासतदानों से। बिल्कुल ये जो इलेक्शन से पहले वादे करते हैं करके और इलेक्शन के बाद जो है ये इन तक रसाई नामुमकिन हो जाती है। इससे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म साहब से हमारे उन तक मिलने के लिए लोग लाइनों में लगे रहते थे कि हमारी कहीं मुलाकात हो जाए। ऐसा ही वो 6 माह तक लोगों की मुलाकात नहीं हो रही थी और इसी वजह से लोगों ने बिल्कुल अदम दिलचस्पी का मुज़ाहरा किया। दूसरा और अदरवाइज़ फैक्टर भी था कि अवाम ने इस दफ़ा तकरीबन आलमोस्ट बाइकाट किया हुआ था इलेक्शन से। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइएगा कि हम देखते हैं बस्ती बाग के उसमें एक बड़ा प्रोजेक्ट था दानिश स्कूल का, जो कि PMLN की गवर्नमेंट की वजह से वहाँ पे दिया गया। जो बेगम इम्तियाज़ नसीम है, उनके सपोर्टर्स ये कहते रहे कि मैडम की वजह से हमें प्रोजेक्ट मिला। कुछ लोग मुश्ताक मिन्हाज साहब के सब उसको जोड़ते रहे। तो आप क्या समझते हैं कि उसके आने से क्या बस्ती बाग की आवाम को कोई फ़ायदा पहुँचा है? कोई चीज़ें हुई हैं, अभी वो कम्प्लीट तो नहीं हुआ, लेकिन क्या उस फैक्टर ने भी लोगों को इस चीज़ की तरफ माइल नहीं किया कि वो PMLN की गवर्नमेंट को सपोर्ट करें? असल में लोग जो है वो प्रोजेक्ट तो एक बड़ा प्रोजेक्ट है दानिश स्कूल, जिसमें बेशक मोहतरमा ने उसको मंगबजरी में लाने में मोहतरमा बड़ा किरदार अदा किया, लेकिन लोग मुश्ताक मिन्हाज साहब से मायूस थे। इससे पहले 3 इलेक्शन में, पिछले इलेक्शन में जीता हुआ इलेक्शन मुश्ताक मिन्हाज साहब छोड़ के यहाँ से चले गए और उसके बाद हल्के में लोगों को नज़र ना आए, जिस वजह से लोगों पे एक बहुत ज़्यादा अदम एतमाद किया मुश्ताक मिन्हाज साहब पे। तो अदरवाइज़ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत वाज़े बन रही थी। लोग हमेशा ये हुआ है कि बिलखुसूस बस्ती बाग में कि लोग हुकूमत की तरफ गए। इस तो पहली दफ़ा थी कि ऐसा ही है, क्योंकि सामने नज़र आ रहा था कि PMLN गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में है, वो गवर्नमेंट बनाएंगे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने पीपल्स पार्टी को सपोर्ट किया। पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट आ गए हैं अभी तक। इस दफ़ा लोग जो है वो मायूस थे शदीद मुश्ताक मिन्हाज साहब से कि 3 इलेक्शन हो गए हैं कि मुश्ताक साहब इलेक्शन हारने के बाद कि अमेरिका या यूरोप चले जाते हैं, वापस वहाँ पे नज़र नहीं आते। तो इस वजह से जो है तो लोगों ने उन पर अदम एतमाद का इज़हार किया। अच्छा अंसला, एक वहाँ के शहरी या उस जगह के बासी एक वोटर होने की हैसियत से अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर कोई कैंडिडेट वहाँ से जीतता है, असेंबली तक पहुँचता है, तो कौन से ऐसे मसाइल हैं जो उसको प्रायोरिटी बेसिस पे हल करने चाहिए? बेसिक जो मसला है सबसे बुनियादी वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है। रोड्स नहीं है बिल्कुल। लोग इंतहाई मुश्किल और दुश्वार गुजार रास्तों से गुजर कर 3-3 घंटे पैदल जाते हैं। ऐसा ही है, इंतहाई जो है वहाँ पे मुश्किलात हैं पूरे हल्के में जो है रोड्स की वजह से। और उसके अलावा वाटर सप्लाई जो है, पानी जो है ये बुनियादी फंडामेंटल राइट्स है कि हर बंदे के घर तक पानी पहुँचे। यहाँ पे पिछले गवर्नमेंट में ये स्कीमें सारी फेक स्कीमें, कोई स्कीम ना तो ग्राउंड पे लगते हुए नज़र आई है और कोई इस तरह की, और बहुत से बड़े प्रोजेक्ट हैं, हालांकि फ़ंड भी इनके पास बहुत ज़्यादा है और ये उसको प्रॉपर यूटिलाइज़ करें तो बहुत डेवलपमेंट हो सकती है। ऐसे लेकिन उस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा बिल्कुल ही। वही जो एक चीज़ मुझे बताइएगा कि अगर वहाँ पे हम हेल्थ की फैसिलिटीज़ की बात करें, एजुकेशन की फैसिलिटीज़ की बात करें,
तो किस लेवल पे आप उसको रेट करेंगे, या आप क्या समझते हैं कि वहाँ पे किस लेवल तक की हैं? क्योंकि हम बात करते हैं, हमारे पास जो सबसे बड़ा वो यूनिट होता है वो DHQs होते हैं, लेकिन अगर हम फार फ्लंग एरियाज़ की बात करें, विलेजेस की, गाँव की, देहातों की, तो वहाँ पे हमारे पास क्या है, स्कूल्स किस तरह के हैं, वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ किस तरह की हैं? आप क्या समझते हैं कि उनमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, नहीं है? बहुत ज़्यादा उनमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। स्कूल जहाँ पे किसी तादाद है वहाँ पे बच्चों की, वहाँ पे स्कूल जो है प्राइमरी स्कूल है, कहीं पे मिडिल स्कूल है, और जो उन्होंने अभी प्रमोट जितने भी ये पीछे पैकेज आया है उसमें सारे उन्होंने बंदे भर्ती करने के लिए पैकेजेस और अपने अपने एरिए में स्कूल और कॉलेजेस अपग्रेड किए। ऐसा है। उनमें तमाम ना तो कोई फैसिलिटी है, ना कोई इन्होंने मेरिट रखा कि कितने तादाद पे हमने स्कूल जो है तो अपग्रेड करने हैं। और इसी तरह जो हॉस्पिटल है, बेसिक जो है सेहत जो है ना, बुनियादी लोगों का सबसे बुनियादी मसला यही है। उसमें DHQ हॉस्पिटल भाग है, अभी कोई पिछली गवर्नमेंट ने कुछ किया है, लेकिन अभी तक जो है उस तरह से ना तो फर्स्ट एड पोस्ट और ना बिल्कुल फंक्शनल नहीं है हमारे। अगर RHCs की हम बात करें, हमारी अगर रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं, जो भी हमारे टर्शी केयर की वो जगह होती हैं, मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे एम्बुलेंस सर्विस समय मौजूद होती है, या वहाँ पे कोई हॉस्पिटल या हॉस्पिटल के अंदर हमें डॉक्टर भी मिलता है। तो एक और आखिरी चीज़ जो मैं पूछना चाहूँगी कि IT मिनिस्टर जो इस वक्त जीतने की पोजीशन में है वहाँ से, तो कौन से IT के प्रोजेक्ट्स आपको नज़र आए वसी बाग में जो उन्होंने लगाए हैं, या आगे वाली गवर्नमेंट में आपको लगता है कि वो उनको आगे लेके जाएंगे, अपग्रेड करेंगे? IT का कोई प्रोजेक्ट ऐसा सच तो मुझे बाग में नज़र नहीं आया। अलबत्ता उन्होंने अपने जो कारकुन थे उनको स्कीमें अच्छी दी हैं जो ग्राउंड पे नहीं लगी। ठीक है। इस पे आज़ाद कश्मीर में एहतसाब का अभी तक मरहला उस तरह नहीं है। पिछली PP की गवर्नमेंट में तो एहतसाब एक्ट में तरमीम करके 5 करोड़ तक जो है करप्शन जायज़ कर दी है। ठीक है। इसलिए जो वहाँ पे कोई IT का सिंगल प्रोजेक्ट अभी तक नज़र नहीं आया। दावे तो इससे पहले साबिक वज़ीर-ए-आज़म भी करते रहे, मैं IT पार्क बनाऊंगा और दीगर इस तरह, लेकिन बाग में कोई ऐसा सच इस तरह की कोई चीज़ वहाँ पे नज़र नहीं आ रही जो IT का प्रोजेक्ट है, या ऐसा सच कोई तब्दीली जो पिछले ये 4-5 साल रहे हैं उनमें कोई ख़ास तब्दीली नहीं नज़र आई। वहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे साबिक मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने बाज़ रोडें ऐसी पक्की दी कि कोई 400 फुट रोड पक्की है, कोई 300 फुट जान जहाँ पे कोई उनका वोटर था, या कोई वो था, उस एक घर के लिए भी रोड हो जाती है, और 400 अफराद की आबादी के लिए भी कभी नहीं होती, वो ऐसी सिचुएशन है। ऐसा हुआ। हालांकि बहुत बड़े इलाके हैं जहाँ पे तकरीबन जो है 10-10, 12-12 किलोमीटर ये शहर के अंदर जो है ना, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की हदूद है, वहाँ पे जो है ना लोगों को 10-10, 12-12 किलोमीटर पैदल सफ़र करना पड़ता है, और शदीद जो है मुश्किलात में। अभी लोगों में एक नया कंसेप्ट आया है कि लोग चंदे करके ट्रैक बना रहे हैं ताकि गाड़ी चलने के काबिल हो, कहीं बाइक और कहीं IS चलने के। बहुत से एरिए में, इनमें एक हमारा भी है, ये मंगोजरी के साथ गरबी बाग के में भी यही सूरत हाल रही है। तभी लोगों ने कहीं ना कहीं अदम एतमाद का इजहार किया है उस रियासती जमात पे। तो एक चीज़ और मुझे बताइएगा कि अभी इलेक्शंस होने, रीपोलिंग होनी है, नताइज कहीं ना कहीं डिलेड हैं वहाँ से, तो क्या आपको लगता है कि हवेली की तरह वहाँ पे भी वही रट लगेगी इसके बाद के पोलिंग पे धांधली हो गई, हम इस इलेक्शन को नहीं मानते, और वो चीज़ें नहीं होती? क्योंकि दोनों जमातों की तरफ से देखा जा रहा है कि जहाँ पे एक जीतती है तो वहाँ पे कहती है कोई धांधली नहीं हुई, जहाँ पे दूसरी जीत जाती है वो कहती है यहाँ धांधली हो गई। तो इस तरह की कुछ सूरत हाल आपको नज़र आ रही है कि वस्ती के जो रीपोलिंग होनी है वहाँ पर भी हो सकती है? जी बिल्कुल ऐसा ही होगा, क्योंकि ये दोनों जमातें ठीक कर रही हैं। दोनों ने जो है ना पूरे आज़ाद कश्मीर में आप देखेंगे दोनों एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं, और वाकई इस इलेक्शन में जो है बदतरीन किस्म की धांधली हुई है और सारा फेक फैब्रिकेटेड जो है ये इलेक्शन हुआ है। बाग में भी यही तवक्को की जाती है कि ये हो सकता है, लेकिन बाग में जो पोलिंग स्टेशन बचे हुए हैं वहाँ पे पहले को वोट देने नहीं आया, और अभी भी तवक्को यही की जा रही है कि वहाँ पे भी लोग इस दफ़ा पोलिंग स्टेशन का रुख नहीं करेंगे, सिवाय एक वो मखदूम कोट का स्टेशन है उसको छोड़ के। चलिए, ये तो 15 की शाम को पता चलेगा। तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, अच्छा लगा आपसे बात करके। ये थे हंजा मसूद जो बता रहे थे कि हल्का वस्ती बाग की आवाम क्यों इस कदर मुतनफ़र थी कि एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जिन्होंने पिछले इलेक्शन में वहाँ से इंतखाबात में हिस्सा लिया, जीते, असम्बली तक पहुँचे और फिर वज़ीर-ए-आज़म भी बने, लेकिन इस दफ़ा आवाम ने उनको इतनी बुरी तरह से रिजेक्ट किया कि उनको नज़र भी नहीं आ रहे हमें पूरे आज़ाद कश्मीर में कहीं पर भी। और उसके अलावा माजी में वज़ीर रहने वाले लोग भी इस वक्त असम्बली में पहुँचने की दौड़ से बाहर निकल चुके हैं। हतमी जो नताइज हैं वो रीपोलिंग के बाद ही अनाउंस होंगे, लेकिन अभी तक की जो सूरत हाल है उसके मुताबिक पीपल्स पार्टी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है वहाँ पे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह निगहबान।